हेलो, नमस्कार, वनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और देखिए आज का जो लेक्चर है आपको मैं पहले से बोल चुका हूं कि एरिया वेक्टर और फ्लक्स जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था उसके बाद सारे लेक्चर कंटिन्यूएशन में है। अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हैं आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है, खासकर जब तक आप एरिया फ्लक्स, एरिया वेक्टर, फ्लक्स और गॉस लॉ अगर अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से अपनी पेन, पेपर, कॉपी, क्या बोलते हैं, दिमाग, पानी की बोतल, ये सब लेकर बैठ जाइए और लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। जहां क्वेश्चन आएंगे वहां क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको कोई चीज मेरे समझाने में समझ में नहीं आती है तो जरा सा वीडियो पीछे करके आगे करेंगे, आपको शायद दोबारा सुनने में चीजें समझ में आ जाए, एकदम आराम से, धीरे से, क्लियर तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। ठीक है ना। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम चाहते हैं आपसे थोड़ा, बदला नहीं चाहते हैं, बदले में आपसे चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट। और मैं बिल्कुल श्योर हूं इस बात को लेकर कि वो तो आप हमें करते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो मॉड्यूल जो हमेशा बताता हूं बता दूं, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है नीट की वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। एक अपग्रेड है, अपडेट है आपके लिए कि जो आज के और डाउट वाला सेक्शन है, आज के और डाउट वाले सेक्शन में अब जो आप डाउट हमें भेजते हैं उसका डाउट आपको विद इन 24 आवर्स प्रोवाइड कर दिया जाता है ना। ये हमने कोशिश की है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आए। अच्छा चलो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है जरा फटाफट एक बार रिवाइज कर ले, है ना। मैंने आपको बोला है कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। आइए, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग आपका क्या था, वायर था, है ना। उस पर हमने क्या कर दिया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था चार्ज को। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके थ्रू हमने क्या किया था, फ्लक्स निकाला था। क्या निकाला था, फ्लक्स निकाला था, है ना। और फ्लक्स हमारा कितना आया था, λ/2πε0 r। ठीक है ना। मैंने आपको बोला था भाई इस लेक्चर का कंटिन्यूएशन भी होगा, इसके कुछ क्वेश्चन भी होंगे जो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो आप तैयार हैं, लेक्चर को स्टार्ट करें। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, है ना। एक बार फटाफट देख लीजिए, आई होप आपको सब याद आ गया होगा। ग्राफ भी हमने बनाया था, ठीक है ना। जब r की वैल्यू 0 होने लगती है तो e टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, वैसे हम बोल देते हैं इसको नॉट डिफाइंड, है ना। जब r की वैल्यू 0 होने लग जाती है तो हम इसको बोल देते हैं कि फील्ड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। ओके, वेरी गुड, आपको सब याद है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, हमारे पास एक सिलेंडर है भाई। क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है जो कि कैसा है भाई, कंडक्टिंग है। कैसा है, कंडक्टिंग है। कैसा सिलेंडर है ये, कंडक्टिंग सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है ये, कंडक्टिंग सिलेंडर है। बात समझ में आई, हाँ समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ में आ गई। कंडक्टिंग सिलेंडर क्या होगा, इसमें हम अगर चार्ज को छोड़कर आएंगे, अपने चार्ज को हाथ से पकड़कर लेकर जाएंगे और जाकर कंडक्टिंग सिलेंडर में छोड़ देंगे और चार्ज क्या करेगा जरा हमें वो देखना है ना। पहले कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद तो जो चीजें हैं वो तो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन है, लॉ है, बस इतना तो मैं आपको समझा दूंगा। उससे पहले जो समझने की जरूरत है जरा उस पर बात करते हैं। आइए, कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, ओके, ऑफ यूनिफॉर्म surface charge density, of uniform surface charge density. What is surface charge density? What is surface charge density? It is nothing but charge per unit area. It is nothing but charge per unit area. Sigma is nothing but charge per unit area. ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या किया है हमने, यूनिफॉर्मली चार्ज किया है सिलेंडर को। किस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। सरफेस एरिया, कैसा एरिया, सरफेस एरिया। अच्छा, यहां पर एक बात लिखी हुई है, मैंने जरा देखिएगा, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स और मेटल्स शो दैट चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। ये बात हमको पहले से ही मान लेनी है क्योंकि ये क्या है भाई, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये मैंने नहीं बोला, या मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर आपके पास ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी। इस पे मैं अगर चार्ज को लेकर जाऊं, है ना, अब क्योंकि ये कंडक्टर है
है ना, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। अगर इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूं, चलो मान लो मैं इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूं और इलेक्ट्रॉन जाकर यहां पर छोड़ देता हूं, इसके अंदर अंदर छोड़ के आ रहा हूं। जैसे आप जाते हो ना कॉलेज में, स्कूल में, तो घर वाले बिल्कुल अंदर तक छोड़ के आते हैं कि हमारा लड़का बाहर से खिसक ना ले। वैसे ही मैं चार्ज लेकर जा रहा हूं, चार्ज लेकर जाकर इस कंडक्टर के अंदर, एकदम अंदर छोड़ देता हूं, ठीक है ना। अब ये चार्ज जो है इनके बीच में लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अंदर रख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लग रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दूसरे को करते हैं रिपेल, एक दूसरे से भागना चाहते हैं दूर। समझना मेरी बात, एक दूसरे से भागना चाहते हैं दूर। तो कंडक्टर से वो पूछते हैं कि कंडक्टर मैं भागूंगा अगर दूर तो मुझे रोकोगे तो नहीं? कंडक्टर बोलेगा मैं काहे को रोकूंगा, मेरा तो काम ही नहीं रोकने का, मैं तो खुद कंडक्टर हूं। तो वो चार्ज को यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन को रोकेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन सबसे दूर भागना चाहेंगे, एक दूसरे से बहुत दूर भागना चाहेंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर छोड़कर आ रहा हूं तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन दूर भागकर सबसे दूर कहां जाएंगे? बताओ, अरे बताओ, क्या सरफेस पर ही जा सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। अरे भाई मान लो आप बड़े हो गए हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बढ़िया गर्लफ्रेंड के साथ खूब अच्छा रिलेशनशिप चला, ठीक है ना, ब्रेकअप हो गया भाई, हैं, ब्रेकअप हो गया। अब पता चला कि भाई आप लोग एक रेस्टोरेंट में टकरा गए, है ना, किसी रेस्टोरेंट में आप गए और दोनों वहां पर टकरा गए, तो क्या करोगे? क्या करोगे? भागोगे ना एक दूसरे से, रेस्टोरेंट छोड़कर निकल जाओगे। हो सकता है वो भी रेस्टोरेंट छोड़कर निकल जाए, तो आप दोनों क्या करोगे? एक दूसरे से भाग जाओगे, जितना दूर हो सके उतना दूर, है ना। वैसे ही ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी कर रहे हैं, ये दूर भागना चाहते हैं और कंडक्टर इनको भागने से रोकता नहीं है। तो ये चार्ज कहां चले जाते हैं भाग के? भैया सरफेस पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? सरफेस पर आ जाते हैं। तो मैं यहां मान रहा हूं कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली, है ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया है इस पे, कहां? सरफेस पे। कहां आ गया है? सरफेस पे, ठीक है, ओके, परफेक्ट, क्लियर जी सर। आगे, ओहो हो, आप क्या करें? एक चीज हमको समझ में आ गई, ठीक है, दूसरी चीज समझते हैं। ये जो रिजल्ट हम देखने वाले हैं, रिजल्ट मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, वो जो रिजल्ट आएगा इस पर्टिकुलर डेरिवेशन का, वो ना 3 केसेस के लिए वैलिड होगा। कौन कौन से 3 केसेस के लिए वैलिड होगा? देखो, कंडक्टिंग आपका सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, कंडक्टिंग आपका हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। तो एक कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, एक कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के लिए, एक कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर के लिए और एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर के लिए, ये तीनों सिलेंडर के लिए जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो क्या होने वाले हैं? वैलिड होने वाले हैं उनके रिजल्ट इन तीनों केसेस के लिए। देखो ये लिखा हुआ है, द रिजल्ट ऑफ दिस डेरिवेशन इज यूजफुल फॉर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। Under electrostatic condition, the property of conductor or metal shows that a charge is always distributed on the surface of the cylinder. चार्ज भागकर कहां चले जाएंगे भाई? सरफेस पर जाकर बैठ जाएंगे। पक्की बात? ओके। आपने पढ़ा होगा, ये बात आपको पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं और मेरी बात को आप सच मान लीजिए, ठीक है ना। आपने जैसे ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो आपको ग्रेविटेशन में बात पहले आपने देखी होगी, है ना। ओके, तो मैं यहां आपको ये बता देना चाहता हूं, समझना मेरी बात, ये बता देना चाहता हूं कि जो कंडक्टर होते हैं ना, कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है 0 होती है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर कभी भी फील्ड आपको दिखेगी नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर, ये बात मान लो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, हाँ ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। आई बात समझ में, है ना। तो ये बात मैं आपको यहां साफ साफ लिखकर बता दे रहा हूं कि आप कंडक्टर के अंदर आओगे तो फील्ड आपको 0 मिलेगी, बाहर जाओगे तो आपको बिल्कुल फील्ड देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस और आउटवर्ड होगी, है ना। ये देखो सही बनाया मैंने। सर आप गलत बनाते हैं क्या? अरे ऐसा नहीं यार, हो जाती है गलती अपन से भी, भगवान से गलती हो सकती है, अपन से। अरे सर भगवान कोई गलती नहीं करते। हाँ चलो नहीं करते होंगे, मानता हूं मैं बिल्कुल, लेकिन इंसान तो अपनी क्या बोलते हैं गलतियों से ही सीखता है। नहीं, गलतियों का भंडार है इंसान, ठीक है। तो ये क्या है भाई? फील्ड है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है? फील्ड है और ये क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हमको यहां पर जो फील्ड निकालनी है वो 2 जगह निकालनी है, 3 जगह मान लो। एक हमको निकालनी है इस सिलेंडर के अंदर,
एक निकालनी है सरफेस पे और एक निकालनी है किसी आर डिस्टेंस यानी कि सरफेस से बाहर, सिलेंडर से आर डिस्टेंस दूर पर। आई मेरी बात समझ में? तो आपको यहां पर 3 जगह पर फील्ड पता करनी है। ओके, क्या करेंगे? गॉस लॉ पता है ना? अरे याद है कि नहीं जो पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में? ये याद है कि नहीं याद है? ये सब जो किए हैं, गॉसियन सरफेस बनाए हैं, ये सब याद है कि नहीं याद है? हाँ सर ये तो याद है। बस अगर ये याद है तो आप आराम से चीजें करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। देखो, पहले हमको जो निकालनी है फील्ड वो निकालनी है सिलेंडर के अंदर, इनसाइड द सिलेंडर। इनसाइड द सिलेंडर मतलब जो आप डिस्टेंस देखोगे वो क्या होना चाहिए? आर से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर इस सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर है ना, और आपको पता करना है क्या? फील्ड पता करनी है किसी स्मॉल डिस्टेंस आर पर, किसी स्मॉल डिस्टेंस आर पर, ठीक है ना? ओके, तो मैं यहां क्या बना लूं भैया? एक गॉसियन सरफेस बना लूं कि नहीं बना लूं? हाँ सर। अब ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर सिलेंड्रिकल होता है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका गॉसियन सरफेस कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल बनता है। तो अगर आपको इस पॉइंट पर क्या चाहिए? फील्ड चाहिए है, तो ये पॉइंट क्या आना चाहिए? गॉसियन सरफेस के सरफेस पर आना चाहिए। ओके ओके, याद आया सर, याद आया। तो ये मेरा गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, ठीक है? ये मेरा गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। आगे बात समझ में? ओके, एकदम परफेक्ट है ये। आओ आगे बात करते हैं, ठीक है ना? गॉसियन सरफेस की रेडियस है आर, लेंथ कितनी है? गॉसियन सरफेस की लेंथ बता रहा हूं, गॉसियन सरफेस की लेंथ मैंने कितनी ली है? एल लेंथ ली है। ओके ओके ओके। क्या इस सिलेंडर के अंदर कोई फील्ड है? ना 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 ना, कोई फील्ड नहीं है, ठीक है ना? अगर मुझे फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस निकालना है, फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस निकालना है, मैं क्या करता था? मैं बोलता था नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, जीएस का मतलब है गॉसियन सरफेस। वो क्या होगा? यहां पर आप देखिए कितने सरफेसेस है? एक सरफेस है 1, एक सरफेस है 2 और एक सरफेस है ये 3। 3 सरफेसेस आपको दिख रहे हैं, 1, 2 और तीसरा क्या है? कर्व्ड सरफेस है, ठीक? तो जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो कहां से निकलता है? पहले सरफेस, पहले एरिया से, दूसरे एरिया से और कर्व्ड सरफेस एरिया से। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। लेकिन यार मुझे पता है, ध्यान से देखो, हम करते क्या थे? देखो 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 देखो, ये देखो कहाँ गया? हाँ ये देखो डायग्राम देखो, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर दिखा, एरिया वेक्टर दिखा, फील्ड की डायरेक्शन दिखी 90 डिग्री, एरिया वेक्टर दिखा, फील्ड की डायरेक्शन दिखी 90 डिग्री, एरिया वेक्टर दिखा, फील्ड की डायरेक्शन दिखी थीटा 0 डिग्री। अब यहां पर हम आ जाते हैं। देखो अगर मैं यहां पर मान लेता, चलो झूठा मूठा गलत है ये जो मैं बता रहा हूं वो गलत है, मान लो, अगर गलत मान के करते हैं क्वेश्चन को, इसको डेरिवेशन को, मान लो यहां से फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, मान लिया आपने फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, इस तरीके से फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ये ऐसे। गलत है ये, बिल्कुल सही नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। मान लो अगर फील्ड ऐसे जा रही है तो वही काम फिर से नहीं करेंगे हम। कौन सा सर? अरे वही यार कि ये एरिया वेक्टर यहां देखा, ये एरिया वेक्टर हमने देखा बाहर की तरफ डीए वेक्टर है, ठीक है ना? ये एरिया वेक्टर हमने देखा है कहाँ है? नीचे की तरफ है। यहां हमने एरिया वेक्टर लेकर देखा, ये बाहर देखा कितना है? डीए वेक्टर है। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे। अब देखो यहाँ फील्ड की डायरेक्शन ये है, देखो 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 देखो, फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है, यहाँ थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो यार पहले सरफेस से तो वैसे भी फ्लक्स नहीं निकलने वाला, क्योंकि ई और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम बोलेंगे भैया पहले वाले सरफेस से फ्लक्स तो वैसे भी 0 होता, अगर मैं गलत मान के करता तो भी 0 होता। और मुझे पता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं रखा तो वैसे भी वहां फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा, मुझे पता है। मैं तो ऐसी गलत करके भी देख ले रहा हूं कि भाई फ्लक्स वहां 0 हो रहा है कि नहीं। फिर से बताऊं एक बार, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताऊं। मैंने ये बोला कि पिछले वाले केस में, जब पिछले लेक्चर में हमने ये सिलेंडर बनाया था, ये गॉसियन सरफेस बनाया था, तो इस गॉसियन सरफेस में ये फील्ड की डायरेक्शन थी और ये एरिया वेक्टर था, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, तो यहां से फ्लक्स 0 हो जाता था फर्स्ट सरफेस से। देखो फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाता था, दूसरे वाले सरफेस से, दूसरे वाले एरिया से फ्लक्स कितना हो जाता था? सरफेस से 0 हो जाता था। और तीसरे वाले सरफेस पे आप देखो एरिया वेक्टर और फील्ड क्या होते थे? सेम डायरेक्शन में होते थे। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ कि ना? चलो यही चीज मैं आपको यहां करके बता रहा हूं, क्योंकि हमने ये किया हुआ है, शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पहले वाले एरिया से फ्लक्स 0, ठीक, ओके। क्यों 0? क्योंकि भैया एरिया वेक्टर और फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री पर है। क्या ये फील्ड की डायरेक्शन सही है? हो सकती है, नहीं हो सकती। कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? 0 होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। दूसरे सरफेस से देखो एरिया वेक्टर ऐसे, फील्ड ऐसे, फिर यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
फिर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री। तो भैया आपका सेकेंड वाले सरफेस से भी फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब जरा थर्ड वाला सरफेस देख लो यार। थर्ड वाले सरफेस पे देखो आप, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है। एरिया वेक्टर बाहर, फील्ड अंदर, वेक्टर बाहर, फील्ड अंदर। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई 180 डिग्री। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो फ्लक्स थ्रू द थर्ड सरफेस हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos 180। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। EDA cos 180, cos 180 हो जाएगा -1, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा EDA और -1 बाहर निकाल लो। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फील्ड हर जगह कांस्टेंट आप मान रहे हो तो आप E बाहर निकाल लो, ठीक है ना। तो आपने E बाहर निकाल लिया, -E आपने बाहर निकाल लिया, -E आपने बाहर निकाल दिया। और DA को इंटीग्रेट करोगे तो सरफेस एरिया बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कितना हो जाएगा, 2 स्मॉल r इंटू ए। मतलब नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना आ गया, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस आ गया -E इंटू 2πRL। अरे भाई E की वैल्यू कितनी है E की वैल्यू कितनी है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में E की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है सर, अगर 0 ही होती है तो आपने इतना क्यों कराया, इतना क्यों कराया? क्योंकि अगर नहीं कराता तो आप उलझते रहते, बोलते अरे यार सर नहीं यार सर आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं आता, क्योंकि फील्ड क्या है, 0 है कंडक्टर के अंदर। इसलिए फ्लक्स थ्रू दी थर्ड सरफेस भी क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट किया कि फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, ठीक है, मैंने यहाँ लिख कर रख लिया। मैथमेटिकली जब मैंने कैलकुलेट किया तो फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस आ गया है 0। आप जरा गॉस लॉ का यूज करके देखें। किसका यूज करके देखें, गॉस लॉ का यूज करके देखें। आओ, जिन बच्चों को गॉस लॉ अच्छे से समझ में आ गया है वो अभी बता देंगे, कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या आंसर आने वाला है, सब बता देंगे अभी। देखो अब यहां मैं लिखता हूं यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ, समझे, यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉस लॉ के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, गॉस लॉ के हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना। नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, बताओ मुझे। नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा? दिस इज योर गॉसियन सरफेस, जो ग्रीन कलर का सिलेंडर आपको दिख रहा है। वो बोलता है कि जितना भी चार्ज एनक्लोज्ड होगा किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? नहीं, जो चार्ज है बाबा वो तो सिलेंडर के सरफेस पर है। कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है। दिस इज योर गॉसियन सरफेस दादा, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आपको दिख रहा है? नहीं, अंदर कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, अगर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिल रहा तो हम बोलेंगे क्यू एनक्लोज तो 0 है भैया गॉसियन सरफेस के अंदर। अरे अगर क्यू एनक्लोज 0 हो गया तो फाई नेट क्या हो गया, 0 हो गया। गॉस लॉ भी यही बोल रहा है दादा, बोलेगा ही, क्यों नहीं बोलेगा। तो गॉस लॉ से भी हमको समझ में आ गया कि गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? मतलब इनसाइड दी सिलेंडर फ्लक्स कितना है, 0 है। फील्ड कितनी है, 0 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी चार्ज आप कंडक्टर के अंदर छोड़ कर आ रहे हो वो चार्ज कहां चला जा रहा है भैया, सरफेस पर जाकर बैठ जा रहा है। इसलिए इनसाइड द सिलेंडर कोई भी फ्लक्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये सब लिख लिया करो जब मैं साइड होता हूं तो ना, आप ही के लिए होता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। अच्छा, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसे केस हम तभी लेंगे जब यहां पर चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब यहाँ पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे। किस पे? सरफेस पे। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। ठीक, हमने एक यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी बात भी हम करेंगे जब मैं आउटसाइड का फील्ड निकाल कर आपको बता दूंगा, तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि रिजल्ट इन तीनों चीजों के लिए सेम है ना। अभी आप इसको प्लीज देख लीजिए और आगे बढ़िए मेरे साथ, आ जाओ। अब आप आउटसाइड द सिलेंडर चले जाइए, आउटसाइड द सिलेंडर हमको जाना है, ठीक है ना। ओके, तो मुझे आप थोड़ा सा ये टाइम दे दीजिए कि यहां पर मैं चार्ज बना दूं। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ठीक,
एक लाइन बना देता हूँ एक्सिस, लो भैया, ओके। अब मुझे निकालना है फील्ड किसी r डिस्टेंस पर, किसी r डिस्टेंस पर जाके, है ना, इस पॉइंट पर। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब मुझे ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, अब मुझे ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जिसके सरफेस पर ये पॉइंट आए। सही बनाया कि नहीं? सिलेंडर सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, सिलेंडर सिमेट्रिक नहीं बन रहा है, तो मैं रेडियस थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ रेडियस, ठीक है, ओके ओके। अरे यार, हाँ, आई होप अब सही है एकदम, ठीक है। ये मैंने अपना गॉसियन सरफेस बना लिया। दिस इज माय गॉसियन सरफेस भाई, दिस इज माय गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो जो मुझे पता है पहले फटाफट उस चीज़ को मैं बना लेता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सरफेस पर, तो यहाँ से फील्ड लाइंस रेडियली ओहो आउटवर्ड जाएंगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फील्ड लाइंस अंदर से खींच के मत बना देना, यहाँ से खींच के मत ले आना फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अंदर फील्ड नहीं होगी, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। कब की है? पक्की है। कब की है? पक्की है, ठीक। चलो अंदर फील्ड क्या है? 0 है, ठीक। ये जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप सरफेसेस गिन लो, सरफेस 1, सरफेस 2 और सरफेस ये तीसरा आपका। यहां से एरिया वेक्टर पहले से बना देता हूं भाई मैं, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। काम की बात बाद में करेंगे, अभी जो मुझे पता है फटाफट बना देता हूं। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ठीक। यहां पर एरिया वेक्टर तीसरे सरफेस पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। समझे नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, एकदम परफेक्टली समझ गए। चलिए अब वो बात कर रहा है आउटसाइड द सिलेंडर, यानी कि आपको इस पॉइंट पर, ये पॉइंट अलग से दिखा दूं आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है आपको यहां पर फील्ड चाहिए। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। मैं जानता हूं नेट फ्लक्स अगर मुझे निकालना है थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस है, 1 2 3। तो हमको यहां पर फ्लक्स निकालना पड़ेगा पहले सरफेस से, फिर फ्लक्स निकालना पड़ेगा दूसरे सरफेस से, फिर फ्लक्स निकालना पड़ेगा तीसरे सरफेस से, ठीक। पता चल गया होगा बहुत सारे बच्चों को कि यहां से फ्लक्स 0 होगा, यहां से फ्लक्स 0 होगा। कैसे पता चल गया होगा? अगर आप पहले सरफेस को देखते हो जाके तो उसका एरिया वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में है, और फील्ड देखो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फील्ड देखो कहां है? इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो फील्ड में और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल यहां कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये फ्लक्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ गई? 0। सिमिलरली आप सरफेस 3 को देखो, सरफेस 3 को देखो, एरिया वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ओके। तो आप बोलोगे भैया तीसरे सरफेस से भी क्या होगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। फ्लक्स क्या है? 0, ओके, वेरी गुड। अब बात आती है भैया सेकंड सरफेस की। ये सेकंड सरफेस देखो जो कि आपका कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस में जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही है, मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? 0 डिग्री है। बहुत ही शानदार, एक नंबर। तो यहां पर हम बोलेंगे नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट, जो फ्लक्स आपका सेकंड सरफेस से निकल रहा है। अच्छा, और वो कितना है? मैथमेटिकली निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट ई डॉट डी ए कॉस 0। यही होगा क्या? हाँ सर बिल्कुल यही होगा। कॉस 0 हो जाएगा 1, ओके। और यहां पर आप देखिए जो फील्ड है वो हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। हर जगह क्या है? उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन अलग अलग है भले ही, है ना। लेकिन आपने खुद सोच समझा था कि हम ऐसे गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट सिमेट्रिक हो, और इस तरीके से बनाया जाए कि फील्ड हर जगह क्या हो? वहां पर कांस्टेंट हो, हर जगह क्या हो? कांस्टेंट हो। चलो ठीक है ना। तो फील्ड हमने बाहर निकाल ली, ये फील्ड बाहर आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ डीए हुआ भाई। तो छोटे 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 डीए को जोड़ोगे अगर सरफेस वाले अगर छोटे छोटे डीए को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। ये क्या बनेगा? दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट ई इनटू
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना निकल कर आएगा 2 पाई। रेडियस कितना है भाई, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है स्मॉल r, और लेंथ कितनी है, लेंथ मैं यहां बना देता हूं, लेंथ है स्मॉल l। ठीक, तो ये आप बोल सकते हो कर्व्ड सरफेस आ जाएगा 2 पाई r इंटू एल, इंटू 2 पाई r इंटू एल। क्लियर? चलो भाई, तो आपने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है कि फ्लक्स टू दी गॉसियन सरफेस कितना आ रहा है, फ्लक्स टू दी गॉसियन सरफेस निकल कर आ रहा है E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल। क्लियर? ओके, वेरी गुड, शानदार, एक नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूं, रुक जाऊं? नहीं 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 सर, ऐसे कैसे, गॉस लॉ से भी तो निकाल के देख लें, गॉस लॉ से भी निकाल के देख लें, वहां से जो फ्लक्स आएगा और ये वाला फ्लक्स क्या है, बराबर होना चाहिए, इससे हम फील्ड निकाल लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो फील्ड कहाँ आ जाएगी, इस पॉइंट पर फील्ड आ जाएगी, पॉइंट का नाम ले लो भैया P। क्लियर? ओके सर, आओ गॉस लॉ लगाते हैं। किस कलर से कर दूं, किस कलर से कर दूं, किस कलर से कर दूं, ग्रीन से कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉस लॉ का यूज करते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा भाई, Q एनक्लोज, जितना Q एनक्लोज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ गॉसियन सरफेस कहाँ है, पहले तो मुझे बताओ गॉसियन सरफेस कहाँ है। ये है सर गॉसियन सरफेस, ये ग्रीन कलर से जो आपने सिलेंडर बनाया है सर, ये आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, हाँ इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है सर, मेरे हिसाब से इसके अंदर यहाँ कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं यहाँ कोई चार्ज है, नहीं यहाँ कोई चार्ज है, नहीं यहाँ कोई चार्ज है, नहीं कहाँ चार्ज है, सरफेस पे, इस सिलेंडर के सरफेस पर चार्ज होगा, आपको दिख रहा होगा, अरे हाँ कि ना। ठीक है, तो क्या पूरे सरफेस के चार्ज को इंक्लूड कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, और वो कितना है, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि वो इतने सिलेंडर के अंदर या इतने सिलेंडर के सरफेस पर जो चार्ज है, देखो ध्यान से, इस सिलेंडर के सरफेस पर जो चार्ज है, ये देखो ये देखो, देखा नीले कलर का, तो ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन कलर का जो सरफेस है वो हमारा गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, उतना ही चार्ज एनक्लोज्ड होगा सर जो ये नीले कलर के सिलेंडर के सरफेस पे होगा। पूरे सफेद कलर के सिलेंडर के सरफेस से मतलब नहीं है हमको, इस नीले सिलेंडर के सरफेस पर जो चार्ज है उससे हमें मतलब है, क्योंकि इतना ही पार्ट जो है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया समझ में आया समझ में आया समझ में आया। ठीक है, हम जानते हैं जो सिग्मा है बेटा, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, यही तो था, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है हम इसी से निकाल सकते हैं, हाँ सर, जितना सरफेस एरिया इसके अंदर एनक्लोज्ड होगा, नीले सिलेंडर का सरफेस एरिया, नीले सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होगा बताओ मुझे, सिग्मा इंटू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ दिस नीला सिलेंडर। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल आर, तो सरफेस एरिया कितना बनेगा 2 पाई आर इंटू एल, कितनी लेंथ, कितनी लोगे, उतनी ही लेंथ जितनी गॉसियन सरफेस की है, उतनी ही लेंथ जितनी गॉसियन सरफेस की है, एल। आया समझ में? हाँ सर, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, और वो होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। क्लियर? हाँ सर, एकदम क्लियर। ओके, इसको उठाओ, यहां पुट कर दो, समझे, ये हमने निकाल लिया, ये फंस रहा था, हमने निकाल लिया, इसको उठाओ यहां पर पुट कर दो, बस खत्म, बात खत्म, खेल खत्म। लो भाई, इसको करो कॉपी, इसको करो कॉपी, आओ 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 आओ, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है, और आगे सॉल्व कर देता हूं। लीजिए, तो मैं इधर से सॉल्व करता हूं, है ना, इधर से सॉल्व कर रहा हूं मैं। चलो, तो अब आपके पास नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस आ सकता है, नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस आ सकता है कितना, बताओ 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 बताओ, क्यू एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू है सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल। स्मॉल आर नहीं है भैया, यहाँ पे कैपिटल आर है, और क्यों है बता चुका हूं, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाकर देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, और आपने नेट फ्लक्स टू द गॉसियन सरफेस मैथमेटिकली क्या निकाला है, E इंटू 2 पाई आर एल, स्मॉल आर इंटू एल, E इंटू 2 पाई आर एल। तो हम बोलेंगे E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू
2 पाई स्मॉल आर इंटू एल इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू कैपिटल आर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, स्मॉल एल से स्मॉल एल गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया, तो आप यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो हम जो फील्ड निकाल रहे हैं पी पॉइंट पर, वो निकल कर कितनी आ गई, सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। वाह, एक नंबर, शानदार, एक नंबर, शानदार। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जब आप सिलेंडर के बाहर आओगे, जब आप सिलेंडर से बाहर जाने लग जाओगे किसी आर डिस्टेंस पर, तो जो आपको फील्ड मिलेगी वो होगी सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसमें मुझे बताओ कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है। आपने जो सिलेंडर लिया है उसका रेडियस कांस्टेंट है ना, वो तो बदलने नहीं वाला। ठीक है, आपने जो चार्ज डेंसिटी ली है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, वो भी नहीं बदल रही है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है, वो तो कांस्टेंट है ही है, वो तो कांस्टेंट है ही है। जो कुछ भी वेरिएबल है वो ये है, जो भी वेरिएबल है वो ये स्मॉल आर है। आप स्मॉल आर को अंदर ले जाओगे तो फ्लक्स, ये तो फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसको आप सरफेस पर लेकर आओगे आर को, तो वैल्यू बदल जाएगी। आर को सरफेस से बाहर लेकर आओगे तो वैल्यू ई की बदल जाएगी। तो यहां पर ई जो है वो स्मॉल आर के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। स्मॉल आर के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए भाई, इस चीज को हम यहाँ एक ग्राफ के रूप में समझते हैं। ग्राफ का ख्याल मेरे पास एक स्लाइड होगी, मैं ग्राफ सीधे सीधे वहीं बना देता हूँ। आइए अब ग्राफ से देखते हैं इस चीज को। हमको ग्राफ बनाना है ई वर्सेस आर का, है ना। वो एक नोट पॉइंट था जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, मैं उसको आखिरी में डिस्कस करूंगा इसके बाद, है ना। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ओरिजिन है, दिस इज द रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर। ठीक है ना। यहाँ अगर हम बात करें तो हम इनसाइड द सिलेंडर है, हम कहाँ हैं, इनसाइड द सिलेंडर है। इनसाइड द सिलेंडर फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है ना। बाहर जैसे ही हम आ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। पता चला कि नहीं पता चला? हाँ सर, बिल्कुल पता चला। ग्राफ के बारे में क्या ख्याल है, ग्राफ बना सकते हैं? ग्राफ बना पाओगे? नहीं बना पाओगे? सर बिल्कुल बना देंगे। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी जो फील्ड है वो क्या है, जीरो है। यहाँ से सरफेस तक आपकी फील्ड क्या है, जीरो है। अच्छा, सरफेस पे फील्ड क्या हो रही है ये बता सकते हो क्या? E एट सरफेस क्या है, E सरफेस पे कितना है, E सरफेस पे कितना है ये बता सकते हो क्या? हाँ सर, E सरफेस पे कितना है ये बताया जा सकता है। हमारे पास जो फॉर्मूला आया है सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, इसमें स्मॉल आर की जगह मैं कैपिटल आर पुट कर देता हूँ, तो कैपिटल आर की वैल्यू आर के बराबर कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दी है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दी है, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है ना। तो आंसर आ गया हमारा क्या, सरफेस पर कितनी फील्ड होगी भैया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे, जैसे ही आप देखो आप आर तक पहुंचे, तो एकदम से आपकी फील्ड क्या कर गई, बढ़ गई। एकदम से फील्ड क्या कर गई भाई, बढ़ गई। अरे अरे बहुत ज्यादा हो गया, तो एकदम से फील्ड क्या कर गई भाई, बढ़ गई। लो, बढ़ा दी फील्ड मैंने, हाँ सर, ठीक है। और ये कितनी हो गई है सरफेस पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद आप जैसे ही सरफेस से आगे बढ़ोगे आपको अपनी फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर देखने को मिलेगी, और ऐसे आपकी फील्ड गिरने लग जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे, बिल्कुल समझे, बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, एक चीज जरा नोटिस करना, एक चीज जरा नोटिस करना, है ना। ये ग्राफ आप देख लिया आपने, है ना। अब जरा देखो इस चीज को, ये जो चीज है ना, इसको मैं अभी हटा दूंगा भाई, है ना, अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाला जो ग्राफ अभी आपके सामने आ रहा है, ये ग्राफ आप पहले भी तो पढ़ चुके हो। यहाँ कहाँ गया, ये देखो है, ये भी आप ये ग्राफ पहले नहीं पढ़ चुके हो? हाँ सर बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ये ग्राफ तब बना था जब हमने क्या लिया था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया था, कंडक्टिंग वायर लिया था, और उसके कारण किसी आर डिस्टेंस पर जाकर हमने फील्ड पता की थी। समझ रहे हो? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि यहां पर जब ग्राफ ऐसा बन रहा है, जब ग्राफ ऐसा बन रहा है, जब ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो ये जो सिलेंड्रिकल आपकी वायर है, ये एक थिन वायर की तरह काम नहीं कर रही। ये जो सिलेंडर है ये एक थिन वायर जैसी नहीं होगी, तभी तो ग्राफ सेम वैसे का वैसे बन गया। नहीं आई बात समझ में? नहीं सर, नहीं समझ में आई। देखो समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे जैसे
आप सरफेस पर आए, पहले तो आप अंदर थे, सेंटर पे थे, आप जैसे से बाहर आ रहे हो यहां तो फील्ड जीरो है, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आप सरफेस पर आए तो सरफेस पर आकर आपको एकदम से बहुत सारे चार्ज देखने को मिल गए। जैसे ही आप सरफेस पर आए तो सरफेस पे आपको बहुत सारे चार्ज देखने को मिल गए, है ना। ओहो बढ़िया, चार्ज सिलेंडर, सरफेस पर चार्ज, तो आपका जो फील्ड था, फील्ड थी एकदम से बढ़ गई। समझे मेरी बात। अब आपने गॉसियन सरफेस अपना बढ़ाया, अब आपका गॉसियन सरफेस ये है, फिर आपका गॉसियन सरफेस ये बन जाएगा आर रेडियस का, फिर आपका गॉसियन सरफेस आर रेडियस का ये बन जाएगा। तो आप इस चार्ज से दूर होते जाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। और चार्ज से जितना दूर होते जाओगे, जितना ज्यादा दूर होते जाओगे, उतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपकी फील्ड होती जाएगी। खत्म। अब चार्ज छोड़ना पड़ रहा है, चार्ज तो बेटा यहीं, यहाँ पे चार्ज था ही नहीं, एकदम से चार्ज आया, फील्ड बढ़ी। अब उसके बाद चार्ज छोड़ना पड़ रहा है, चार्ज तो यहीं सबसे ज्यादा है, इसके बाद चार्ज नहीं है, उसके बाद चार्ज है ही नहीं, तो फील्ड क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगी। मतलब आप जैसे जैसे सिलेंडर से दूर जाने लग जाओगे, ये जो सिलेंडर है ये थिन वायर की तरह काम करने लग जाएगा। आई मेरी बात समझ में। अरे हाँ कि ना, थिन वायर के केस में भी आपकी जो फील्ड थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर थी। समझ गए जो आपको मैं बता रहा हूं रिलेशन। हाँ सर समझ गए, वेरी गुड। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन करो। हमको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप एक कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ले रहे हो, एक कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर ले रहे हो और एक नॉन कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर ले रहे हो, उसके केस में इनसाइड द सिलेंडर जो आपकी फील्ड होगी वो जीरो होगी, एंड आउटसाइड द सिलेंडर जो फील्ड होगी वो होगी सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और सरफेस पर होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, लेकिन सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये जो पॉइंट आपने नोट लिखवाया था कि यहां पर जो रिजल्ट आने वाला है वो वैलिड है कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए। देखो कंडक्टिंग सिलेंडर है, आप तो समझ चुके हैं भाई कि जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस पर कोई चार्ज छोड़ो तो वो तुरंत उसको क्या कर देता है, अपने सरफेस पर जमा करा देता है, अंदर कुछ नहीं रखता, सीधे सरफेस पर भेज देता है। ठीक है। अब अगर आप हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर की बात करोगे तो वो भी कंडक्टिंग है, उसमें आप चार्ज छोड़ोगे तो वो भी सरफेस पर आ जाएगा। ठीक। अगर आप हॉलो नॉन कंडक्टिंग यानी कि इंसुलेटर, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर बता देता हूं अभी, अगर आप हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए भी ये बात करोगे तो यार वो तो हॉलो है ना अंदर से, अगर आप उसमें चार्ज अंदर छोड़कर आओगे तो चार्ज रहेंगे कहाँ, अंदर से तो वो हॉलो है, तो वो चार्ज भागकर कहाँ जाएंगे भैया, वो भी सरफेस पर आ जाएंगे। तो तीनों ही केस में, कौन कौन से केस मैंने आपको बताए, आओ फटाफट लिखता हूं मैं इस चीज को। तीनों ही केस में यहां पर मैं लिख रहा हूं सिलेंडर, या मैं लिख दूं सिलेंडर ही लिखता हूं, है ना। इसका एक पार्ट सिलेंडर का सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। अरे सीधी लाइन चाहिए मुझे, सीधी। अरे हाँ, ये है हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, और ये तीसरा क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर, और ये हो गया हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। अच्छा, इसको नॉन कंडक्टिंग को आप ये भी बोल सकते हो इंसुलेटर, है ना, या फिर डाइलेक्ट्रिक। इस तरीके से, इस नाम से भी अगर आपको मिले तो आप समझ जाना क्या बोलना चाह रहा है वो। ठीक है ना। इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है, जब आप अपने चार्ज को जाकर छोड़ोगे ना, इन तीनों ही केस में जब आप चार्ज को जाकर छोड़ोगे, छोड़कर आओगे, चार्ज भागकर सरफेस पर आ जाएगा, चार्ज भागकर सरफेस पर आ जाएगा। इसमें, इसमें और इसमें, तीनों ही केस में क्या हो रहा है, चार्ज विल रश टू द सरफेस, चार्ज विल रश टू द सरफेस। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यही डेरिवेशन होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर चार्ज रश कर रहा है सरफेस पे तो यही डेरिवेशन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, अच्छे से नोट कर लो भाई। कहाँ से कर रहा था मैं, चलो यहाँ से करना है आपको। ये ग्राफ और बेटा ये। चलिए आगे बढ़े।
अब हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये सिलेंडर कैसा होने वाला है ये बताएगा क्या कोई मुझे? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की बात हो रही है, ये कौन सा सिलेंडर है? क्या ये सॉलिड सिलेंडर है? हाँ, ये क्या है? एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि उसको छोड़कर जो बाकी सिलेंडर थे उसके लिए तो रिजल्ट क्या है भाई? सेम है। हाँ कि ना? हाँ, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर हो, उनके लिए जो रिजल्ट है वो सेम है, हम निकाल चुके हैं। चलिए, तो मैं यहाँ साफ साफ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ बात हो रही है, अरे अरे अरे, यहाँ बात हो रही है किसकी? सॉलिड सिलेंडर की, है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। और जब आपको ऐसे बोल देता है नॉन कंडक्टिंग ना, यहाँ पर बता दूं, कहाँ बता दूं, जब आपको बोल देता है ऐसे नॉन कंडक्टिंग, तो आप इससे याद रखना, आपको डाइलेक्ट्रिक भी बोल सकता है और आपको इंसुलेटर भी बोल सकता है ना। आपको क्या बोल सकता है? इंसुलेटर भी बोल सकता है। चलिए, अब यहाँ भी सेम वैसे ही केस होगा, इनसाइड आउटसाइड वाला, ठीक है ना। हमको यहाँ गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको डिस्कशन मुझसे कर लेना चाहिए, वो ये है कि सर इससे पहले जो कंडक्टिंग सरफेस था, जो कंडक्टर था हमारे पास, सॉरी, उसमें आपने बताया था कि जैसे ही आप कंडक्टर के अंदर चार्ज को ले जाते हो हाथ पकड़ के और छोड़ देते हो, तो चार्ज भागता है दूर 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 दूर। हाँ कि ना? चार्ज क्या करता है? दूर भाग जाता है। यही होता है? हाँ, यही होता है। अगर सर यहां पर आप एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर ले आए हो, नॉन कंडक्टर ले आए हो यहां पे, तो फिर क्या होने वाला है? नॉन कंडक्टर है ये, फिर बताओ क्या होगा? अब ये होगा कि जैसे ही आप चार्ज को पकड़ कर ले जाओगे और इसके अंदर छोड़ दोगे, अंदर कहीं छोड़ दोगे, तो चार्ज सरफेस पे नहीं भागेगा भाई, चार्ज सरफेस पर नहीं भागेगा, चार्ज वॉल्यूम पर, अंदर वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहां पर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं, है ना, याद रखिएगा, यहां पर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की ही बात हो रही है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म में देखेंगे, बाद में बात करेंगे। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की ही बात हो रही है। इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ ना, ताकि इस पर आपका ध्यान रहे कि ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की ही बात हो रही है। अब क्योंकि इससे पहले वाले केस में आप चार्ज को जब छोड़ते थे तो चार्ज भागकर सरफेस पे आता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां जैसे ही आप चार्ज को छोड़ोगे, चार्ज क्या करेगा भैया? वॉल्यूम पर वहीं का वहीं रह जाएगा, है ना। मैंने इनको सबको अंदर लेकर गया था, मैं कहा भागो, बताओ कहाँ भागते हो, बताओ कहाँ भागते हो, समझ रहे हो कि नहीं? मान लो जैसे मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, जैसे मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अब मैकेनिकल इंजीनियर्स के क्लास में क्या एक भी लड़की नहीं रहती, है ना, बेचारे एक भी लड़की नहीं रहती उनकी क्लास में, सब लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के। अब 4 साल आपको वही लड़कों को देखते रहना, एक भी लड़की आपकी क्लास में नहीं है। अब क्या होता है, कॉलेज में होती है फ्रेशर्स पार्टी। क्या होती है? कॉलेज की फ्रेशर पार्टी होती है। अब सब लोग जाते हैं भाई फ्रेशर पार्टी में। ऐसा थोड़ा होता है कि मैकेनिकल वालों की अलग, ऐसा अलग, सारे कॉलेज की फ्रेशर पार्टी, सब आए हुए रहते हैं, ठीक। मैकेनिकल वाले पहुंचते हैं, मैकेनिकल वाले मान लो चार्ज है, मैकेनिकल वाले पहुंचे, है ना, पहुंचे और देखा उन्होंने कि क्या यार, यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, हमारी क्लास में तो एक भी लड़कियां नहीं, क्या माहौल है ना। और तुरंत वहीं के वहीं स्टंड हो जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। अरे मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं सबसे पहले पार्टी में भी आया हूं और सबसे आखिरी तक रुकूंगा, मैं यहीं ठहरने वाला हूं, पार्टी से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे ही यहां भी हो रहा है। आप चार्ज को ले जा रहे हो सबको अंदर, और चार्ज बोलते हैं अंदर जाके भाई हम तो यहीं ठहरे रहेंगे, हाँ माहौल बहुत अच्छा है, हम यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। सरफेस पर तो बिल्कुल नहीं जा रहे, हम अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कहाँ पर? वॉल्यूम पर, है ना। तो यहां पर आप बात करोगे, यहां पर आप बात करने वाले हो रो की। किसकी बात करने वाले हो? रो की, जो कि है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये जो रो है ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको चार्ज एनक्लोज निकालना होगा आगे जाके, अगर आपको चार्ज एनक्लोज निकालना होगा या चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे, तो आप क्या करोगे? रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अरे यार मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई बात नहीं, चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि द चार्ज, जो नोट वाला पॉइंट है वो ये है, द चार्ज इज नॉट, द चार्ज इज नॉट
going to rush to the surface. Charge is not going to rush to the surface. Rush to the surface. Rush to the surface. It will be distributed throughout the volume. Throughout the volume. It will be distributed throughout the volume. Throughout the volume. ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें वहाँ पर फील्ड लाइंस बनानी पड़ेगी तो हमको थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, है ना, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ऐसे नोट्स मिल जाते जब मैं पढ़ रहा था बचपन में, तो मैं भी नहीं बनाता नोट्स वोट्स। कौन नोट्स बनाएगा, हैं? इतने अच्छे नोट्स मिल रहे हैं तो नहीं, लेकिन खुद से नोट्स बनाना ज़रूरी है। अब आप ये बताइए, पहली बात तो हमको ना इस सिलेंडर के अंदर क्या पता करनी है, फील्ड पता करनी है, ठीक है ना। तो कोई डिस्टेंस r पर जाकर मैं बैठ जाऊं, मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे जाकर बैठ जाता हूं। हाँ सर, ये r डिस्टेंस पर जाकर मैं बैठ गया, है ना। मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, ठीक। इससे पहले क्या था, अंदर फील्ड 0 थी सिलेंडर के, समझ रहे हो कि नहीं। इससे पहले सिलेंडर के अंदर फील्ड 0 थी क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं था, हाँ कि ना। हाँ सर, अब भैया यहां पर अंदर तो देखो चार्ज ही चार्ज है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि अंदर फील्ड नहीं होगी? नहीं, अंदर फील्ड होने वाली है। अंदर फील्ड क्या होने वाली है भैया, प्रेजेंट रहने वाली है। तो मैं एक बना देता हूं अपना गॉसियन सरफेस। क्या बना दिया मैंने, अपना एक गॉसियन सरफेस बना दिया भाई। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, हमको कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात से, आपने अपना एक गॉसियन सरफेस बना लिया है। मुझे बताओ फील्ड लाइंस, यह है फील्ड लाइंस। हाँ सर, फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी अंदर से? बिल्कुल जाएंगी सर। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। पॉजिटिव है तो बाहर निकलती हुई है, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता था चार्ज, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट, ओके। अब फिर वही बात हो जाएगी सरफेसेस की। किसकी बात, मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, मुझे ऐसा लगता है शायद आपको दिखे नहीं, आप बोलोगे कि सर ये बहुत छोटा बन गया है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता है ना, ये थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो मैंने बोला यार मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा गॉसियन सरफेस अपना बड़ा कर लिया दिखाने के लिए, क्योंकि हम करेंगे इतनी सारी चीज़ें आपको वो दिखेंगे नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आओ, ठीक। तो मुझे इस r डिस्टेंस पर जाकर क्या चाहिए था, फील्ड चाहिए थी, ओके, ठीक है सर। अब यहाँ पर आप बना लो अपनी फील्ड लाइंस। दिस इज दी फील्ड लाइंस, दीज आर दी फील्ड लाइंस। लो, बहुत बढ़िया, एक नंबर, शानदार, एक नंबर, शानदार, ठीक है। दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, वही खेल वापस खेलने वाले हैं हम, वही सारा खेल हम वापस खेलने वाले हैं। ये है हमारा सरफेस नंबर 1, ये है हमारा सरफेस नंबर 2 और ये है हमारा सरफेस नंबर 3, ठीक। एरिया वेक्टर बना दूं, एरिया वेक्टर बना दो सर। यहाँ पर अगर एरिया वेक्टर बनाता हूँ तो दिस इज द एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर। थीटा की अगर आप बात करोगे तो थीटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे एरिया वेक्टर के बीच में कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ भी अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो, दिस इज दी एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर। अगर आप फील्ड और एरिया के बीच में देखोगे थीटा, तो वो कितना है, 90 डिग्री का है, दिख रहा है कि नहीं। और अगर आप यहाँ पर एरिया वेक्टर देखते हो, छोटा सा एलिमेंट एरिया, एलिमेंटल एरिया लेके, तो ये भी डी ए वेक्टर हो गया। यहाँ पर देखिए फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। सब मैंने पहले से लिख के रख लिया क्योंकि मुझे पता है इन सारी चीजों की जरूरत मुझे पड़ेगी। आइए, तो मैं फ्लक्स निकालता हूं थ्रू दी गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। आपका गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, आप समझ गए हैं, जो पीले कलर का बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 3 सरफेसेस हैं, तो फ्लक्स थ्रू दी फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू दी सेकंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू दी थर्ड सरफेस। पहले वाले सरफेस से फ्लक्स क्या होगा, अरे यार ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है, तो पहले और दूसरे से आपकी क्या हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसका रीजन तो नहीं पूछोगे मुझसे? नहीं सर, नहीं पूछेंगे। तो इसका मतलब है नेट फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस से निकलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया से निकलेगा, थर्ड सरफेस से। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर, यहाँ मैं लिख दूँ सीधा सीधा ई डी ए कॉस 0, हाँ कि ना, बिल्कुल। cos 0 हो जाएगा कितना, 1, cos 0 हो जाएगा 1।
तो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है हर जगह। अरे हाँ कि ना, मैग्नीट्यूड सेम है, उसको आपने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन हो गया डी ए का। ये क्या बना कर देगा आपको, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी है इस सिलेंडर की भैया, एल लेंथ है, ठीक है। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस बनेगा, क्या हम लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट ई इंटू डी ए। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डी ए मिलकर कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया आपसे, क्या मैंने कुछ ऐसा बता दिया जो आपको नहीं बनेगा, क्या मैंने आपको कुछ ऐसा बताया, क्या बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। नहीं सर, सब कुछ समझ में आया। दिस इज द फ्लक्स कैलकुलेटेड बाय द मैथमेटिक्स, दिस इज द फ्लक्स कैलकुलेटेड बाय द मैथमेटिक्स। लेकिन हम तो ऐसे नहीं रुकते, हम तो गॉस भाई साहब के पास भी जाते हैं ना। गॉस भाई साहब ने जब हमको इतना सिखा विखा के इतना बड़ा किया है, तो अब जो गॉस भाई साहब बोलते हैं उसके हिसाब से भी तो हमको फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या लगा रहे हैं हम, गॉसेस लॉ, बॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ। गॉस ही हमारे बॉस हैं, गॉस ही हमारे बॉस हैं। हाँ, क्या बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो वो क्या होगा, जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओ, गॉसियन सरफेस ये पीले कलर का सिलेंडर है, क्या इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है ना सर? अरे चार्ज नहीं दिख रहा है आपको, क्या इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? हाँ 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 है ना सर, है ना, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, ओके पक्की बात है। हाँ सर, पूरे अंदर सरफेस पर है कि अंदर भी है? सर अंदर है, अंदर है, सरफेस पर भी होंगे सर, यहाँ भी होंगे, लेकिन अंदर भी है सर, पूरे वॉल्यूम पर होंगे, है ना। सरफेस पर नहीं पहुंच पाए हैं सर, वो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अंदर ही अंदर रह गए। अच्छा, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्यों निकालना है सर? क्योंकि सर हमको क्यू एनक्लोज्ड निकालना है। तो हमको नहीं समझ में आया कि क्यू एनक्लोज्ड का इस वॉल्यूम से क्या रिलेशन है। सर अगर आपको ये समझना है ना, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए, रो इज नथिंग बट चार्ज अपॉन वॉल्यूम। आपको चार्ज एनक्लोज निकालना है, दिस इज नथिंग बट आपको वो चार्ज निकालना है जो एनक्लोज हुआ है गॉसियन सरफेस के अंदर। वो आप कैसे निकालोगे? रो इंटू वॉल्यूम करके। दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ना बाबा, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। रो को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। वैसे ही मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं रो को इसके वॉल्यूम से, इस पीले कलर के गॉसियन सरफेस के, जो गॉसियन सरफेस मैंने सिलेंड्रिकल बनाया है, उसके वॉल्यूम से अगर मैं रो को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास चार्ज आ जाएगा कि इस सिलेंडर के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। मैंने कहा अच्छा ये बात थी क्या? तो आपने बोला लो भैया, रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा? सर ये सिलेंडर है तो पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका लेंथ कितना है? एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। आ गई बात समझ में? मतलब नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना आएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब भैया ये भी फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है, ये भी फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस है, क्या दोनों अलग अलग होंगे? नहीं, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए, E इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे निकालना है E। यहाँ से पाई गया, ए आ गया, एक आ गया, एल गया, तो कितना आ गया? ये आ गया E इज इक्वल्स टू रो इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सही है ना? 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ पर फील्ड आ गई है, कहाँ? इनसाइड दी सिलेंडर। और कौन सा सिलेंडर है ये? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर के अंदर अगर आप देखने जाओगे तो फील्ड आपको मिलेगी रो इंटू आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी वैल्यू है? रो, 2, एप्सिलॉन नॉट। वेरिएबल क्या है? सिर्फ और सिर्फ आर वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ ये जो आर है ये आपका वेरिएबल है। तो आपको इससे क्या समझ में आ गया? आपको इससे समझ में आ गया कि यहां पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। यहां पर जो आपकी फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ऐसा क्यों है? कोई बताएगा मुझे? मैं वेट कर रहा हूं। यहां पर जो फील्ड है सिलेंडर के अंदर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर जो फील्ड है वो आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? बताओ। इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे, मान लीजिए अगर आपका पहला आर ये होता, ये आपका आर होता, तो सिलेंडर कुछ ऐसा बनता, पतला सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर फिर कुछ ऐसा बनता, मतलब गॉसियन सरफेस आपका ऐसा बनता, तो इसके अंदर चार्ज कम रहता,
चार्ज कम रहता, चार्ज कम रहता तो फील्ड कम रहती। जैसे जैसे आप सिलेंडर बढ़ाते जा रहे हो, सिलेंडर का रेडियस बड़ा करते जा रहे हो, सिलेंडर बड़ा करते जा रहे हो, तो उसके अंदर जो चार्ज है वो ज्यादा आते जा रहा है, इसलिए फील्ड क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। आई बात समझ में? ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक सिलेंडर का रेडियस इस बड़े वाले सिलेंडर के बराबर ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर उससे ज्यादा चार्ज और कभी हो ही नहीं सकते। अगर ये सिलेंडर गॉसियन सरफेस एक्चुअल सिलेंडर से बड़ा हो गया तो भाई इसके अंदर तो चार्ज बाहर नहीं आ सकते, चार्ज तो वॉल्यूम में ही रहेंगे। यही बात समझ में? चार्ज कब तक बढ़ते रहेंगे, जब रेडियस बढ़ते 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 यहां तक आ जाए। अगर रेडियस और ज्यादा बढ़ जाता है आपके गॉसियन सरफेस का, तो यहां पर तो कोई चार्ज नहीं ना बेटा, चार्ज तो सिर्फ अंदर ही रहेगा। समझे मेरी बात? हाँ, पक्का? जी सर पक्का। आगे बढ़े। हाँ, तो ये हमने बात कर ली किसकी, इनसाइड की। पक्का? हाँ सर पक्का। अब मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी कि भाई E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बोल के बताया, तो ये चीज आपको लिख लेनी चाहिए, ये आपको नोट्स में लिख लेना चाहिए कि भैया यहां पर सर ने मुझे बताया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये बोलना क्या चाह रहा है हमसे, क्या बताना चाह रहा है हमको, है ना? मैंने आपको बता दिया कि हमसे क्या बताना चाह रहा था। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर रेडियस में 0 कर दूं तो फील्ड 0 हो जाएगी, अगर मैं रेडियस 0 कर देता हूं तो फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर। इफ रेडियस इज 0, इफ R 0, फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना? ओके, तो आप समझ सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ा ज्ञान मैंने आपको दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है आउटसाइड जाके। कहाँ जाके? आउटसाइड जाके। मुझे ऐसा लगता है कि यार वहाँ जगह थोड़ी सी कम है, अगर मैं इसको यहाँ सेंटर पे करूँगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे। क्या कि सही है? नहीं नहीं सर सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब हम जाते हैं आउटसाइड द सिलेंडर। आओ, अब सिलेंडर के हम बाहर जाने वाले हैं। आइए, चलिए, तो अब आपको इस सिलेंडर से बाहर जाना है, तो बाहर मैं बोलता हूं कि चलो यहाँ R रेडियस पे, इतने R रेडियस पे आपको बाहर जाना है। मैं पहले सिलेंडर बना लेता हूँ, नहीं तो सिलेंडर बनता नहीं है, फिर आप लोग हंसते हो मेरे ऊपर कि सर ने क्या बकवास डायग्राम बनाया है। सर ये तो बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया आपने, बुरा लग गया क्या आपको हमारी बात का? यही तो बात है भाई, बुरा तो मुझे बहुत जल्दी लगता है, जिन चीज़ों का लगना चाहिए उसका नहीं लगता, फालतू चीज़ों का लगता है। हाँ, ये बढ़िया गॉसियन सरफेस बना है। ठीक है, हमको जाना है इस R रेडियस पर, है ना? जिस R रेडियस पर जाना था मैंने उसी पे गॉसियन सरफेस बनाया। वैसे मैं गलत कर रहा हूँ, पहले गॉसियन सरफेस नहीं बनाएगा, पहले आप डिस्टेंस देखोगे और फिर आप गॉसियन सरफेस बनाओगे। लेकिन अब आप समझ गए, आप तो अपने वाले हो यार, किसी को थोड़ी ना बताओगे। चलो, तो इसका रेडियस है कैपिटल R और इसका रेडियस है स्मॉल r। ठीक, फिर वही बात हुई, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है तो चार्ज वॉल्यूम पर रह जाएगा। चार्ज कहाँ रह जाएगा? वॉल्यूम पर रह जाएगा। लो भाई, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कुछ नहीं, सरफेसेस देखो, वही सारा काम फिर से खेलने लग जाओ, वही वाला जो खेल था आपका। क्या भाई कि एक सरफेस है, ये सरफेस 1, सरफेस 2 और ये सरफेस 3, या ऐसा कर लो सरफेस 2 और सरफेस 3, इसको कर लो, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, फील्ड के बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई फील्ड के बारे में क्या ख्याल है? पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड निकाल लो। ये लो भैया फील्ड, ये लो भैया फील्ड, हैं, ये लो भैया फील्ड, ये लो भैया फील्ड, और चाहिए फील्ड, फील्ड नहीं फील्ड, फील्ड, ये लो फील्ड, ये लो फील्ड, ये लो फील्ड और ये लो फील्ड। ठीक, ओके, वेरी गुड, शानदार, एक नंबर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमको ना फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्या? अच्छा, ये सिलेंडर आप कैसे भैया पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक। नहीं बनाया तो समझ जाना, नहीं लिखा है तो समझ जाना, क्योंकि आले पिछले वाले डायग्राम में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ना। ले लो ये और कहीं है, और कहीं तो बनाया हुआ है मैंने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या डायग्राम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना भाई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए सब कुछ। तो मैथमेटिकली अब मैं देख रहा हूँ आउटसाइड, आउटसाइड मतलब R इज ग्रेटर देन R, और इससे पहले हमने इनसाइड पढ़ा था, तो इनसाइड में हमको क्या करना है? इनसाइड में R इज लेस देन R। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। चलो, मैथमेटिकली अगर हम कैलकुलेट कर लें तो बहुत आसानी से हमको पता चल जाएगा कि फ्लक्स थ्रू दी गॉस सरफेस, गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट पहले सरफेस का फ्लक्स, दूसरे सरफेस से फ्लक्स और तीसरे सरफेस से फ्लक्स। अगर मैं अपनी आंखों से देखूं और गौर फरमाऊं तो मुझे पता है कि यहाँ से जो एरिया वेक्टर है वो ये है ना, और थीटा कितना है? 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड सरफेस से देखूं तो वहाँ भी आपको थीटा 90 डिग्री ही देखने को मिलेगा, क्योंकि डी ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा
फील्ड से, और अगर आप तीसरे सरफेस पे कर्व्ड सरफेस पर जाकर देखोगे तो डीए वेक्टर और ई के बीच में थीटा 0 डिग्री बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि पहले से तो 0 जाएगा फ्लक्स, दूसरे से भी 0 जाएगा, तो हमको सिर्फ फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो चलो, नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर या ई डी ए कॉस 0 कर दूं सीधा। ये मैंने क्यों किया, समझ रहे हो कि नहीं? ये जो हमारा थर्ड कर्व सरफेस एरिया है उसमें जो डी ए वेक्टर है उसका एंगल ई के साथ क्या है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या है, 0 है। तो ये ई डी ए कॉस थीटा होता, कॉस थीटा की जगह मैंने कॉस 0 रख दिया, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, ई डी ए। तो लो भैया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए ही बचने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये मानते हैं गॉसियन सरफेस पर हर जगह क्या है, कांस्टेंट होती है। इसी तरीके से हम अपने गॉसियन सरफेस को बनाते हैं, तो ई बाहर निकल आया, इंटीग्रेशन अंदर बचा डी ए। ठीक, ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको क्या देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक, ओके, वो सिलेंडर है, आराम से निकाल सकते हैं। तो नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना आ गया, नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस आ गया ई इंटू 2 पाई। अच्छा, 2 पाई आर, ये आप देखो कौन सा आर लोगे, छोटा आर लोगे, दिस इज योर गॉसियन सरफेस, पीला वाला आपका गॉसियन सरफेस है, आपको उसी का आर लेना पड़ेगा अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो। हाँ सर, तो 2 पाई आर इंटू एल, एल इज द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये सिलेंडर है, एल है। क्लियर? हाँ सर, ये तो आपने लेकिन मैथमेटिकली निकाला, ये तो आपने मैथमेटिकली निकाला। गॉस भाई साहब क्या बोलते हैं, जरा उनकी बात भी तो सुनिए। तो चलो, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है ना? आ जाइए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि मुझे चाहिए पड़ेगी क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू, क्योंकि उसको ही एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके मैं नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस निकाल पाऊंगा, है ना? ये जो क्यू एनक्लोज्ड है, अब जरा उसके बारे में बात करेंगे आराम से। आओ, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है ये हमको निकालना है ना? आपको चार्ज यहां दिख रहा है कहीं, यहां चार्ज नहीं है, आपको यहां चार्ज दिख रहा है, नहीं, यहां चार्ज नहीं है। चार्ज आपको कब दिखना चालू होता है, जब आप इस वाले सिलेंडर के अंदर जाना चालू करते हो। आई मेरी बात समझ में, है ना? ओके ओके ओके, आराम से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होती है। आओ, मेरे पास कुछ वो है क्या, हाँ ये है ना, चलिए मैं इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे बताओ, यहाँ कहीं चार्ज दिख रहा है, यहाँ नहीं, कहाँ चार्ज दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है चार्ज, चार्ज कहाँ दिख रहा है मुझे? सर चार्ज दिख रहा है यहाँ, इतना, इस गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ चार्ज है सर, ये इस सिलेंडर में, ये सर इस सिलेंडर में, नहीं दिखा? अरे समझ में आया? गॉसियन सरफेस के अंदर आप ये वाला सिलेंडर देखो, ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये सिलेंडर चुपचाप बैठा है, छुप के, हाँ सर बैठा है ना। बस इस सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज है वही चार्ज आपके गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। अच्छा, हाँ, आ गया समझ में सर, आ गया। यहाँ तो कोई चार्ज नहीं था, यहाँ कोई चार्ज नहीं था। ये जो सिलेंडर है नीले कलर का, सफेद कलर के सिलेंडर के अंदर ये जो नीले कलर का सिलेंडर है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर ही तो आ रहा है, और इसके अंदर जितना चार्ज होगा बस वही चार्ज हमारा क्यू एनक्लोज्ड बनेगा। क्यू एनक्लोज्ड कैसे बनाना है? रो इंटू वॉल्यूम से, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। कौन सा वॉल्यूम करना है हमको? इस नीले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए हमें। आई मेरी बात समझ में? हाँ, तो क्यू एनक्लोज्ड आप कैसे निकालोगे? क्यू एनक्लोज्ड इज नथिंग बट रो इंटू कौन सा वॉल्यूम? इस नीले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, इस नीले वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है? रेडियस तो ये सफेद वाले सिलेंडर के बराबर है। ओके, तो पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितनी है? ये लेंथ देखो, ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ एल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ओके, तो आपके पास क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ गई। इसको उठाओ, यहाँ पुट करो, तो आपके पास नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताओ, ये जो फ्लक्स आपने निकाला है और ये जो आपने निकाला है गलत है, अलग अलग है क्या? नहीं, बराबर है। तो इनको इक्वेट करेंगे ना, वेट थोड़ी ना करेंगे, इक्वेट करेंगे। वेट नहीं करेंगे, इक्वेट करेंगे। ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई
आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये पाई से ये पाई गया, और क्या क्या क्या, एल से एल गया, और कुछ जा रहा है नहीं, और कुछ नहीं जा रहा। तो E इज इक्वल्स टू रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द आंसर, दिस इज द रिजल्ट, मैं बोलूँगा दिस इज द रिजल्ट। काय के लिए? आउटसाइड के लिए। किसके लिए? आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर के लिए। रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। 2 किसी से कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, आर स्क्वायर रहेगा, रो आर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। छोटा वाला आर नीचे, E2 नीचे, एप्सिलॉन नॉट नीचे, ठीक है। परफेक्ट 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 परफेक्ट। ओके, तो अब हमने यहाँ पर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए इनसाइड का भी एक रिजल्ट निकाला है, देखो इनसाइड का भी रिजल्ट निकाला है और आउटसाइड का भी एक रिजल्ट निकाला है। इसमें आप देखिए कैपिटल आर का जो स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ ये स्मॉल आर है। जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये स्मॉल आर है। मतलब जैसे ही आप सिलेंडर के बाहर जाओगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे आप बाहर जाते हो, रेडियस बढ़ाते हो, एक टाइम आता है कि इससे इस सिलेंडर के आगे जब आप जाते हो अपने रेडियस को लेके या दूर जाते हो तो चार्ज तो यहीं तक है बेटा, चार्ज तो इसके बाहर है ही नहीं। तो आप जितना जितना आप चार्ज से दूर जाते हो फील्ड उतनी कम होती जाती है, फील्ड उतनी कम होती जाती है। और ये जो सिलेंडर है ये आपको एक वायर की तरह दिखाई देने लगता है, वायर की तरह आपको फील होने लगता है। क्लियर है? आई मेरी बात समझ में? यहां भी लिख लो जो समझा रहा हूं मैं, इस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्या मतलब है। ये सब ग्राफ बनाने में हमको बहुत ज्यादा काम आएंगे। क्लियर? पक्का? हाँ सर पक्का। चलो ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाए, लिखना है तो लिख लो भाई, पहले इसको नोट डाउन कर लो। कहाँ से चालू किया था हमने? हाँ यहाँ से चालू किया था, लिखो ये चलो। ग्राफ हमको प्लॉट करना है किसके किसके बीच में? फील्ड और आर के बीच में, फील्ड और आर के बीच में। चलो यहाँ पर है O, दिस इज द कैपिटल R रेडियस, दिस इज द इनसाइड ऑफ द सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर है भाई, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इनसाइड है भैया हम, जब हम इनसाइड हैं तो हमारे पास E का फॉर्मूला क्या है? देखो जब हम इनसाइड है, कहाँ गया? जब हम इनसाइड हैं तो हमारे पास E का फॉर्मूला है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल्स टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। E अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई? यहाँ पर ग्राफ सीधा सीधा ऊपर उठ जाएगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मैक्सिमम कहाँ जाएगा? सरफेस तक जाएगा। और सरफेस के बाद क्या है भाई? बाहर जैसे ही आप निकले, आप जैसे ही बाहर निकले, आउटसाइड आने पे R ग्रेटर देन R हो जाता है। और जो आपकी फील्ड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r हो जाती है ना। तो मतलब आपका ग्राफ यहाँ से कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी? सरफेस पर जाएगी। किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो आप, आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू, बहुत ज़्यादा पतला हो गया बेटा, E इज इक्वल्स टू रो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, है ना। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, एक फॉर्मूला आपके पास वो है। किसी भी जगह आप पुट कर सकते हो। यहाँ R की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दो। अरे भाई सरफेस पर जब आप पहुंचोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप R की वैल्यू R पुट कर दो, तो जब R की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी तो आप E सरफेस पर निकाल रहे होगे, आप फील्ड सरफेस पर निकाल रहे होगे, है ना। और वो कितनी होगी? रो आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू R। R से आपने R को काट दिया, कितना बचा? रो आर अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वही तो आता, देखो। क्लियर? पक्का? मतलब यहाँ पर फील्ड कितनी है? यहाँ पर फील्ड है रो आर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट। पक्का? यहाँ पर जो E है इधर इधर इधर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना। यहाँ पर जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। समझे? हाँ सर समझ गए। तो लो भाई, ग्राफ भी आपका बनकर तैयार हो गया है। चलिए भाई, तो आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम फील्ड कहाँ होने वाली है? मैक्सिमम फील्ड कहाँ है? दिस इज द मैक्सिमम फील्ड। किसके बराबर है वो? इसके बराबर, ठीक है ना। गर्मा गर्म एकदम डायग्राम आपने बना लिया है। आ जाओ भाई,
आप जरा समराइज कर ले चीज़ों को। अगर आपके पास एक लाइन चार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग है भाई ये, है ना, तो आपको पता ही है इन्फिनाइटली लॉन्ग है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है ना, सब ठीक है। तो आप जानते हो आर डिस्टेंस पे अगर आपको फील्ड निकालनी है तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक, ये सब याद कर लीजिए, इसलिए हम समराइज कर रहे हैं आखिरी में। अगर हम बात करें कंडक्टिंग सिलेंडर की, कंडक्टिंग सिलेंडर के साथ यहाँ पर कंडक्टिंग सॉलिड एंड हॉलो, दोनों सिलेंडर सॉलिड एंड हॉलो, ये दोनों सिलेंडर भी हैं, और नॉन कंडक्टिंग हॉलो, नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ये तीन, ये और ये दोनों, एक ये सारे के लिए रिजल्ट क्या होंगे भाई, सेम होंगे, सबके रिजल्ट क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। क्लियर? चलिए भाई, तो अब हम बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कि लास्ट लेक्चर में जो हमने अपना लेक्चर यहाँ खत्म किया था ना, कहाँ गया हमारा लेक्चर, ये जो लेक्चर हमने इस क्वेश्चन पे खत्म किया था लास्ट, ये वाला, मैंने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चन आपको और दिखाऊंगा, तो आइए ज़रा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। कुछ क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज q कूलॉम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज, पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस इज, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस। अच्छा, ये देखिए चार्ज दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखो, ये चार्ज चार्ज चार्ज, है ना, ओके। अब आप जानते हो कि ये क्या है भैया, थिन वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग थिन वायर टाइप का एग्जिस्ट करता है, अरे हाँ कि ना, हाँ सर, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो सिलेंडर के अंदर से फ्लक्स कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, अरे भाई फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू दी सरफेस कितना होगा, सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मुझे बता सकते हो सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, सरफेस के अंदर चार्ज कितना एनक्लोज्ड है भैया, इतनी लेंथ का चार्ज एनक्लोज्ड होगा ना, जितनी लेंथ है, जितनी वायर की लेंथ इसके अंदर है, जितनी वायर की लेंथ इसके अंदर है उतना ही चार्ज एनक्लोज्ड होगा, नहीं, हाँ कि ना, हाँ सर पक्का, हाँ सर पक्का। आपको बोला गया है चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज क्यू, यानी कि जो पहले आप लैम्डा पढ़ते थे उसकी जगह आपको क्या दे दिया गया है, क्यू दे दिया गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ओके। अगर आपको क्यू एनक्लोज निकालना होता था तब तो आप क्या करते थे, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाता था। यहाँ लैम्डा की जगह क्या है, कैपिटल क्यू है, तो क्यू एनक्लोज कितना आ जाएगा, क्यू इंटू इसकी लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर। बट यहाँ पर जो आपको क्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है चार्ज पर सेंटीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर, है मेरी बात समझ में, ये आपको दिया हुआ है चार्ज पर सेंटीमीटर, है ना, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो आपने 100 सेंटीमीटर रखा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो क्यू एनक्लोज कितना आ गया, 100 क्यू के बराबर, किसके बराबर आ गया, 100 क्यू के बराबर, बस खत्म, इसको उठाओ यहाँ पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 100 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्लक्स। अच्छा, अभी आपने मान लीजिए फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है ना, उसके बाद वो बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इफ द पोर्शंस ऑफ द लाइन चार्ज आउटसाइड द सिलेंडर इज रिमूव्ड। पहले आपने क्या किया, लाइन चार्ज डाल दिया, इसके बाद फ्लक्स कैलकुलेट कर दिया, इस कर्व्ड सरफेस से, इस सरफेस से आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। फ्लक्स कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या किया, जो एक्स्ट्रा पोर्शन था इसको कट कर दिया, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कि बताओ उसको कट करने के बाद फ्लक्स में क्या चेंज आया होगा। यार हमने अच्छे से पढ़ा है और बार बार इस बात को पढ़ा है कि जो फ्लक्स डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ चार्ज एनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। किस पे, चार्ज एनक्लोज्ड पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां से वायर को काट भी देते हो, यहां से अगर आप वायर को काट भी देते हो, मुझे बताओ, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ यही वायर तो बचेगी, है ना, और पहले भी जो फ्लक्स निकल रहा था वो इतने चार्ज के कारण निकलेगा जो इस लेंथ पर होगा। आई मेरी बात समझ में, इस अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण ही पहले फ्लक्स बन रहा था, बाद में भी इस अमाउंट ऑफ चार्ज के कारण ही फ्लक्स बनेगा। इस बाहर जो चार्ज है इसका कोई योगदान नहीं था फ्लक्स निकालने में। आई मेरी बात समझ में, तो इट विल रिमेन सेम, इट विल रिमेन सेम। क्लियर? ओके, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है भाई ये। The figure below depict two situations in which two infinitely long static line charge of constant positive line charge density, constant positive line charge density, लो भाई, constant positive line charge density लो, ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज
पॉजिटिव 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 चार्ज है, ठीक, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर कैप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू आर कैप्ट, ये क्यू है ये माइनस क्यू है, इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखे हुए है ना, हिल नहीं रहा बिल्कुल भी वहां से। द पॉइंट चार्जेस आर कन्फाइंड टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन ओनली, ओके, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। इफ दे आर गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अगर आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा इसको डिस्टर्ब करते हो तो बताओ करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। पहला, बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सब नहीं पता, मुझे जो पता है मैं वो करके देख लेता हूँ पहले। मुझे पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2, तो ये जो है इसको रिपेल करेगी, उस पर फील्ड लगेगी कहाँ, बाहर की तरफ, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी जो फील्ड निकलेगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इस पर अभी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। सिमिलरली आप देखिए, ये जो पहली चीज नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पर फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, नहीं, अवे फ्रॉम द चार्ज ये फील्ड है, इस पर फील्ड लगेगी इस डायरेक्शन में। अरे इसकी फील्ड तो बाहर की तरफ है ना, इसकी फील्ड भी बाहर की तरफ होगी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, पक्का जी सर, पक्का आ गया, ओके। होगा क्या, आओ हमको क्या करना है, स्मॉल हल्का सा डिस्प्लेस करना है इसको, तो आइए हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं। अगर मैं इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो क्या होगा, इस चार्ज को जब मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाली प्लेट के पास पहुंच गया, इस वाली प्लेट के पास जैसे ही पहुंचा तो इसकी फील्ड इस पर ज्यादा लगने लग गई। आई मेरी बात समझ में? अरे भाई इस चार्ज को जब आप इधर खिसका के ले गए तो ये चार्ज इस वाली प्लेट के पास आ गया, तो इस चार्ज पर इसकी फील्ड ज्यादा हावी हो गई, है ना, तो ये फील्ड इस पर ज्यादा फोर्स भी लगाने लग गई, तो इस पर क्या लगा, सट से एक फोर्स लगा और ये फील्ड बोली कि बेटा चलो यहाँ नहीं आना है, हमारे पास नहीं आना, निकलो 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 निकलो, धक्का लगाने लगी, इस पर फोर्स लगाने लगी। तो जैसे ही चार्ज यहाँ पर पहुंचा उस पर इसने इस प्लेट की फील्ड ने क्या कर दिया, धक्का लगा दिया, और जैसे ही धक्का लगाया तो इस पर फोर्स लगा, ये इधर भागने लगी, क्योंकि इस पे फोर्स लगा था इसको यहाँ रुकना चाहिए था, बट ये आगे निकल जाएगी, है ना, जैसे कभी होता है ना, हम ब्रेक लगाते तो एकदम से गाड़ी रुकती है, हम आगे निकल जाते हैं थोड़ा सा, वैसे ही क्या हो रहा है, इस पर फोर्स लगा दिया सेकंड वाली प्लेट की फील्ड ने, तो ये चली गई भैया आगे की तरफ, इस पर वापस फोर्स लग गया तो ये इधर आ गया, थोड़ा सा आगे निकल गया, जैसे ही आगे निकला ये इस वाली प्लेट की फील्ड की इफेक्ट में आ गया, इस वाली फील्ड ने इसको बोला कि तू मेरे पास क्यों आ रहा है, मैं तेरे पे धक्का लगाती हूँ, तो इस पे वापस क्या लग गया, धक्का लग गया, ये फिर आगे निकल गया, यहाँ पहुंचा। आई मेरी बात समझ में? फिर इस फील्ड ने बोला कि फिर तू आ गया भाई, फिर तू मुंह उठा के आ गया, फिर उसने फोर्स लगा दिया, फिर ये आगे निकल गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर इसने इस पे फोर्स लगा दिया, फिर ये आगे निकल गया, यहाँ पहुंच गया, तो इसके साथ क्या होने लग गया, यही व्यवहार होने लग गया। किसी के पास पहुंच जा रहा था वो वहां से भगा दे रहा था, मेरे पास पहुंचा मैं भगा दे रहा था, वहां पहुंचा वहां भगा दे रहा था, यहाँ पहुंचा था यहाँ भगा दे रहा था, यही हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगा। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ चार्जेस कंटिन्यू मूविंग द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, चार्ज माइनस क्यू देख लेते हैं एक बार, माइनस क्यू भी तो कहीं हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप माइनस चार्ज को हल्का सा यहाँ डिस्प्लेस करोगे, हल्का सा यहाँ डिस्प्लेस करोगे, समझना मेरी बात, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा, इसका फोर्स, इसका क्या होगा, अट्रैक्शन कम होने लग जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? हाँ सर, ये चाहती है प्लेट कि ये चार्ज इसके पास आ जाए, ये चाहती है कि ये इसके पास आ जाए, लेकिन अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा है। जैसे ही मैं इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके इस वाली चार्ज के पास ले जाता हूँ, इस वाले प्लेट के पास ले जाता हूँ, ये कोशिश करेगी कि इसको अपनी तरफ खींच ले। ऑब्वियस सी बात है, आपने इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया, तो जैसे ही आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा और इस प्लेट के पास पहुंचने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन एकदम सही है कि चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है। तो चलिए भाई, इतनी सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ ली है और आज का लेक्चर अब कर रहे हैं हम यहीं पर ख़त्म। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उतना ही खुश होंगे आप पहुंच के जितना कि ये बच्चा खुश हो रहा है।
अगर आप देखेंगे तो YouTube पे हम सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वही फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यहाँ ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप मान लीजिए नीट के स्टूडेंट हैं तो आप नीट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप नीट पे क्लिक करेंगे जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो मेरे सारे पढ़ाए हुए लेक्चर एक के बाद एक यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके। ठीक है ना? चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।